अलावा इन जो भी जिसको भी मैं मेजर कर रहा हूँ लेंथ है वो एक हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम क्लास 11 की फिजिक्स का जो पहला ही चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से नीट जेई में मैक्सिमम एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट पहले चैप्टर का नाम है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम आपको क्लियर है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो पहले तो मेजरमेंट वाले वर्ड पे फोकस करते हैं कि ये मेजरमेंट चीज क्या है और क्यों हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहली चीज, नीड फॉर द मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, या किसी भी साइंस के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स भी एक ऐसी साइंस है जो नेचर और जो नेचुरल फिनोमिना है उनके बारे में स्टडी करती है, और स्टडी करते टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनको हमें कंपेयर करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दो चीजों की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो जब हम दो चीजों की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी है, इसकी अगर हमें प्रिसाइज और एक्यूरेट आंसर देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये मार्कर है और एक कोई दूसरा मार्कर हो जिसकी लेंथ इससे बड़ी या छोटी हो, आप देख के तो बता सकते हो कि ये वाला मार्कर उस वाले मार्कर से इतना बड़ा या इतना छोटा है। लेकिन अगर एक्यूरेटली बताना हो कि कितना बड़ा या कितना छोटा, तो उसके लिए तो आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिजिक्स के अंदर हम ऐसी लेंथ जैसी और भी बड़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको मेजर करते हैं ना, जैसे मास हो गया, टाइम इंटरवल हो गया, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस हो गई, एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी होगी, बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो उन मेजरमेंट्स को कंपेयर करने के लिए कि कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है, या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया होगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट में जो मेजरमेंट वर्ड है उसका मतलब क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। किसी भी तरह की साइंस के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को जब मेजर किया जाता है उनके कंपैरिजन करने के लिए ही हम लोग मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है हमें इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नीड फॉर द मेजरमेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों चाहिए हमें। जस्ट दो फिजिकल क्वांटिटीज को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी मैंने वर्ड यूज किया इसमें कि हमें मेजरमेंट करनी होती है, और एक वर्ड यूज किया मैंने फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले इसी वर्ड को क्लियर करते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी वर्ड क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आपको यहां पे दिख रही है, ध्यान से देखिए। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली वर्ड और इनडायरेक्टली वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, ध्यान ध्यान देना इस चीज पे, जिनको मेजर किया जा सकता है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब यह है कि आपके पास कोई मेजरिंग डिवाइस है। जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है, तो मेरे पास हो सकता है किसी तरीके का कोई स्केल हो, मैं उस स्केल के साथ एक एंड यहां रख के एक एंड यहां रख के सीधा बता दूंगा इसकी लेंथ इतने सेंटीमीटर है ना। लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हो सकती हैं कि जिनको हम डायरेक्टली ना मेजर कर पाए, उनके लिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किन्हीं और दो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, उनको डायरेक्टली मेजर कर लिया, उनकी मेजरमेंट का यूज करके इस वाली को मेजर कर लिया, वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो जाती है। समझ गए इस बात को। जैसे बड़ा फेमस आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू एम ए। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट का मास भी मेजर कर लिया और आपने ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भी मेजर कर ली। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगी। यस और नो। ठीक है, तो फोर्स आ जाएगी, तो फोर्स की जो हमने मेजरमेंट करी है वो हमने इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर ली। ठीक है, यानी कि दो क्वांटिटीज की डायरेक्ट मेजरमेंट कर ली। ठीक है, उन्हीं वैल्यूज का यूज करके हमने कोई तीसरी क्वांटिटी एवेल्युएट करी और उस एवेल्युएशन को हमने बोला हमने इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर ली। ठीक है, and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities। ठीक है, यानी कि वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, और जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, जब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उनको उन क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये लिखा हुआ है, मैंने पहले लिख दिया, F इज इक्वल टू एम ए। देखिए, ए को मेजर किया जा सकता है, हो सकता है डायरेक्टली किया जा सके, हो सकता है इनडायरेक्टली किया जा सके।
मास किसी ऑब्जेक्ट का मेजर किया जा सकता है कि कितने केजी है ना? तो ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो सकती है। अब देखिए, इन दोनों को मेजर किया तो ये दोनों भी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के सिंपल प्रोडक्ट से हमारे पास एक तीसरी क्वांटिटी आ रही है जिसको हमने फोर्स बोला। तो ये जो फोर्स है ये तीसरी वाली फिजिकल क्वांटिटी है। अब तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को कंबाइन करके हमने ये इक्वेशन लिखी है। और इस इक्वेशन को वैसे बोलते क्या है, आपने छोटी क्लासेस में ये चीज पढ़ रखी है, हालांकि हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। इन इस इक्वेशन को या इसको क्या बोलते हैं, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है ये न्यूटन सेकंड लॉ की, लेकिन बोल सकते हैं इसको न्यूटन का सेकंड लॉ जिसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आपको क्लियर हो गया होगा जिनको मेजर किया जा सके, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, और फिर उन्हीं की टर्म्स में कुछ लॉज को एक्सप्रेस किया जा सके, जैसे मैंने अभी न्यूटन का सेकंड लॉ लिखा है। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आ सकती हैं, आगे हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, मतलब कितनी तरह की होती हैं, इनको डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, आगे बढ़ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कितनी तरह की होती हैं। तो यूजली सभी की सभी किताबों के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरी कौन सी हैं, ध्यान से देखिए। या तो वो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या तो वो हो सकती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, या फिर वो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या फिर वो हो सकती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो पहले ये क्लियर हो गया ना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। कितनी टाइप की होती हैं, दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, या तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी या फिर वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। आगे पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर जानते हैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल है और कौन कौन सी डिराइव्ड होती है। ठीक है, तो होपफुली यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव कर रहा हूं मैं। सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। पहले डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन कह रही है किस क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से पढ़ते जाना साथ साथ लाइन टू लाइन, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ये इस डेफिनेशन का क्रक्स है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड ना करे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किन्हीं और फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड ना करे, एंड आर नॉट यूजली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, बात समझ रहे हो। फिजिक्स के अंदर वो फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंड ना करें और उनको इंडिपेंडेंट ट्रीट किया जा सके, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल बोल सकते हैं। फंडामेंटल का मतलब ही होता है जो बिल्कुल बेसिक हो। अच्छा, इनको फंडामेंटल के साथ साथ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज या बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 7 फिजिकल quantities are treated as fundamental physical quantities। ठीक है, फिजिक्स के अंदर 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना जाता है। कौन कौन सी है, ध्यान से देखिए। नंबर 1 पे मेरे पास आ जाता है जी मास। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाता है जी मेरे पास लेंथ। लेंथ को भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना जाता है। अब लेंथ का मतलब हाइट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, ब्रेथ भी हो सकती है, विड्थ भी हो सकती है। तो कुछ भी आपने मेजर किया
और अगर उसका आंसर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मीटर में, किलोमीटर में आ रहा है, तो मतलब वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो। ठीक है। नंबर 3 पे आ जाता है जी टाइम। टाइम को भी हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। ओके। नंबर 4 पे आ जाता है जी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट चौथी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट इज मेरे पास टेम्परेचर। पांचवी जो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल ट्रीट की जाती है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द रूम, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। कुछ भी, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी रूम का या किसी भी सब्सटेंस का आपने टेम्परेचर मेजर किया, उस टेम्परेचर को भी आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करो। ठीक है। नेक्स्ट, छठी जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसको फंडामेंटल ट्रीट किया जाता है, वो है लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, ये भी मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आती है। ठीक है। लास्ट, जो कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लास्ट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं, जो कि सातवीं फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। तो आपने देखा होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो वहां पे जो मोल है वो एक्चुअली मेजरमेंट करने का एक तरीका है कि 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। लेकिन आप मेजर क्या कर रहे हो, उस सब्सटेंस का कुछ अमाउंट मेजर कर रहे हो। ठीक है। उस सब्सटेंस का कुछ ना कुछ अमाउंट मेजर कर रहे हो, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है। तो ये सातों की सातों फिजिकल क्वांटिटीज आप नोट कर लीजिए, इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। रिपीट करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, याद रहेंगे ये 7 फिजिकल क्वांटिटी। कभी भी आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज बताओ, तो उनको बोलना 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल हैं। कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन सातों के अलावा, इन सातों के अलावा बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, वो नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगी। जरा पीछे जाके मैं आपको दिखाता हूं। मैंने क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटीज 2 कैटेगरी में आती हैं, या तो वो फंडामेंटल होंगी, फंडामेंटल तो मैंने बोल दी कि 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो बाकी जो भी बची वो सारी की सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और इनको कैसे लिखा जाता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, पहले सिंपल डेफिनेशन पढ़ लीजिए। क्या होती हैं जी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज whose defining operations are based on other physical quantities। मैंने अभी बोला वो फिजिकल क्वांटिटीज जो इन सातों के अलावा हैं। अच्छा, जो सातों के अलावा हैं उनको जब आप डिफाइन करोगे तो इन्हीं सातों की टर्म्स में डिफाइन करोगे, यानी कि वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल की टर्म्स में डिफाइन करी जा सकती हैं। ठीक है, मैं भी एग्जांपल भी दूंगा आपको, कोई एक दो क्वांटिटीज आपको लेके बताऊंगा, उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। जैसे सबसे सिंपलेस्ट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको बताता हूं, स्पीड। 9th क्लास में आपने स्पीड का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस और नो? अच्छा, पहले ये बताइए, अभी मैंने बोला डिस्टेंस हो, विड्थ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, सब के सब लेंथ ही होते हैं। सिंपल सी चीज है। डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? पाथ लेंथ ही तो होती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो रास्ता लिया गया, उस रास्ते की लेंथ, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाय टाइम? ये भी तो लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है इसमें? डिस्टेंस को लेंथ बोला जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डिवाइड से, उनके डिवीजन से मेरे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी आई। कौन सी? स्पीड। लेकिन स्पीड किसकी टर्म्स में लिखी गई? दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में, है ना? दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक नई क्वांटिटी मैंने लिखी, उसको मैंने स्पीड बोला, तो स्पीड फिर मेरे पास क्या हो गई? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं क्या बोलूंगा? स्पीड फिर मेरे पास क्या होगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में ही डिराइव्ड लिखी जाएगी।
डिराइव्ड ऐसा हो सकता है कि डिराइव्ड भी डिराइव्ड की फॉर्म में लिखी जा सके। अभी एक और एग्जांपल देता हूं। सिंपली हम एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं? एक्सेलरेशन, ये भी छोटी क्लास का टॉपिक है, 9th में आपने पढ़ा था। एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। हाँ, सिंपली सिंपली अगर मैं लिखना चाहूं, ऊपर आ जाएगी वेलोसिटी, वैसे तो चेंज इन वेलोसिटी आता है, नीचे आ जाएगा टाइम, या वेलोसिटी की जगह मैं फॉर द मोमेंट टाइम ही लिख देता हूं, स्पीड लिख देता हूं, सॉरी। ठीक है, एक इसकी जगह मैं स्पीड ही लिख देता हूं, क्योंकि स्पीड आपने ऊपर पढ़ा है कि एक डिराइव्ड है ना। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा मैंने, एक्सेलरेशन इज सिंपली स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी लिखी थी लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही तो होता है। ठीक है, तो स्पीड अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखिए, जो स्पीड है वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो यानी एक डिराइव्ड होगी, दूसरी फंडामेंटल होगी, दोनों के डिवीजन से एक नई क्वांटिटी बनी, ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल करते हैं। अभी हमने लिखा था न्यूटन का लॉ, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। अभी मैंने क्या बोला, एक्सलरेशन इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और मास क्या है, पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट से जो ये तीसरी क्वांटिटी बनी, ये तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी बनी, इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये पूरी कहानी आपको क्लियर होगी कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको यूजुअली दो कैटेगरी में बांटा जाता है, फंडामेंटल हो सकती हैं या डिराइव्ड हो सकती हैं। फंडामेंटल हमारे पास सिर्फ 7 होती है, हमने 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का दर्जा दे रखा है। इसके अलावा बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी मेरे पास, वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आ जाएंगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपल भाषा में बोले तो फंडामेंटल की टर्म्स में या इवन कुछ डिराइव्ड की टर्म में नई क्वांटिटी जब हम बनाते हैं तो वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बन जाती हैं। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको क्लियर होगी होपफुली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास, अच्छा, शुरू में मैंने बोला कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों है। ठीक है, फिर मैंने बोला मेजरमेंट करोगे किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को थोड़ा सा समझा। अब फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की होती है ये भी समझ लिया। अब आते हैं मेजरमेंट पे कि मेजरिंग प्रोसेस है क्या। ठीक है, अब देखिए हेडिंग में क्या लिखा मैंने, द मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस का मतलब कि मेजरमेंट की कैसे जाती है किसी भी चीज की। तो मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी और मुझे उसकी मेजरमेंट करनी है। तो ध्यान से देखिए मेजरिंग प्रोसेस है क्या। या सिंपली पहले समझते हैं कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए मेजरमेंट क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is the process of comparing this quantity with the standard amount of the physical quantity। इसमें एक दो वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। मेजरमेंट जब भी हम करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस मार्कर की लेंथ मेजर करी, तो मैं इस मार्कर की लेंथ मेजर कर रहा हूं। लेंथ क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो जब मैं इसकी लेंथ मेजर करता हूं तो मैं क्या करता हूं, कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड अमाउंट है, स्टैंडर्ड अमाउंट क्या हो सकता है, जैसे मान लो इस मार्कर की लेंथ मैंने मेजर करी, वो आई 15 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल रफ आइडिया, वो आई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 15 सेंटीमीटर में से अगर मैं देखूं तो मैंने लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करी, तो 1 सेंटीमीटर जो बना वो बना इसका स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिर मैं इस पूरे लेंथ को, पूरे पेन की, इस मार्कर की लेंथ को बोल रहा हूं कि 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फिर से दोबारा पढ़ते हैं इसको, द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। की लेंथ मेजर करी, मैंने मेजरमेंट करी, लेकिन मेजरमेंट करने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक ऐसी चीज कर रहे हो कि जिससे आप इसकी जो मेजरमेंट कर रहे हो उसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर रहे हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान लो 1 सेंटीमीटर है, आपने बोला 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप कंपेरिजन कर रहे हो। ठीक है, विद द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द सेम काइंड से करना है। ऐसा नहीं करना कि लेंथ आपने इसकी सेंटीमीटर में मेजर कर रही हो और मीटर स्केल से मेजर कर रही हो। ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ सेंटीमीटर में आई है तो स्टैंडर्ड जो है वो सेंटीमीटर लेके चलना है और उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है। ये होता है जी मेजरिंग प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती। अब ध्यान से देखना उस चीज को। मान लो मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मैं फिजिकल क्वांटिटी को क्यू सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, क्यू सिंबल से मैं डिनोट कर रहा हूं
एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मुझे इसको मेजर करना है। तो जब हम इसको मेजर करते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज, हमें एक यूनिट चाहिए होता है, ठीक है, यानी कि एक यूनिट चाहिए होता है जिसमें इस क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ को मीटर में भी मेजर किया जा सकता है, सेंटीमीटर में भी मेजर किया जा सकता है, इंचेस में भी मेजर किया जा सकता है ना, ठीक है, या फिर किलोमीटर में भी मेजर किया जा सकता है। तो वो जो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, ये सब यूनिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, किसी भी क्यू फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? यूनिट इन विच, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहली चीज चाहिए होती है मुझे यूनिट, यूनिट इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड, ठीक है। दूसरी चीज जो चाहिए होती है, दूसरी चीज चाहिए होती है उसका मैग्नीट्यूड या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो दूसरा हो गया मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, जो भी जिसको भी मैं मेजर कर रहा हूं उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसको मैथमेटिकली लिखने का ट्राई करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, तो थोड़ा मैथमेटिकली लिखने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्यू फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको जब भी हम मेजर करेंगे तो मेरे पास सबसे पहले आएगी उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, सबसे पहले आएगी मेरे पास उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने किन यूनिट्स में मेजर किया है, तो यहां पे आ जाएंगे उसके यूनिट्स, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं एन से लिख देता हूं, ठीक है, और यूनिट को मैं स्मॉल यू से लिख देता हूं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स को मेजर किया और फोर्स आ रही थी 15 न्यूटन, फोर्स आ रही थी 15 न्यूटन। तो एफ किस चीज का रोल प्ले कर रहा है? क्यू का, ठीक है। 15 मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 15। तो ये एन है हमारे पास यहाँ पे। तो हेयर दिस इज क्यू, हेयर दिस इज एन, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर उसका मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे जो एन है ये यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है यूनिट्स का, यू का, ये यू का रोल प्ले कर रहा है, यूनिट, जिस यूनिट में आपने उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ आपने मेजर करी और वो आई 15 मीटर। तो यहाँ पे जो एल है, लेंथ है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमने बोलेंगे क्यू। 15, 15 उस लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको एन बोलेंगे, ठीक है। और मीटर में मेजर करिए तो मतलब आपने उसको जिस यूनिट में मेजर किया है, तो हेयर यू प्लेज द सेम रोल। समझ गए इस बात को? ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करोगे आप उसको हमेशा इसी फॉर्म में लिखोगे। यहां पे उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम, यहां पे उस फिजिकल क्वांटिटी को जब आपने मेजर किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई या उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, और यहां पे उसको उसके यूनिट्स लिखोगे, जिन यूनिट्स में आपने उसको मेजर किया। आप हो सकता है मीटर में मेजर कर रहे हो, आप हो सकता है सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, और आप हो सकता है उसको किलोमीटर में मेजर कर रहे हो। ये डिपेंड करता है यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये अलग अलग यूनिट्स भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ से और क्लियर करवाना चाहता हूँ, उस पे बड़े सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं और आगे जब हम डिमेंशनल एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे तब उस इंपॉर्टेंट फार्मूला का बड़ा यूज़ होगा। ठीक है, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करी और वो लेंथ आई लेट्स से 1 मीटर। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करी और लेंथ आई लेट्स से 1 मीटर। अब मुझे किसने कहा कि इसको ना सेंटीमीटर में बताइए, मैं सेंटीमीटर में बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसकी लेंथ इन सेंटीमीटर कितनी आ गई? 100 सेंटीमीटर। अब एक एक चीज़ देखिए ध्यान से,
उसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 मीटर है और उसी की मैंने इन सेंटीमीटर पूछ ली, तो दोनों जो लेंथ मैंने लिखी है वो सेम ही ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। बट ध्यान से देखिए, इसमें ये यू का रोल प्ले कर रहा है, इसमें ये एन का रोल प्ले कर रहा है, इसमें यहाँ पे ये जो 100 है ये एन का रोल प्ले कर रहा है, और इसमें यहाँ पे जो सेंटीमीटर है ये यू का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। क्या मैं ऐसा कर दूं कि इसको लिख दूं u1, इसको लिख दूं n1, और इसको लिख दूं n2, और इसको लिख दूं u2, ठीक है। मतलब सेम ऑब्जेक्ट की लेंथ मैंने दो अलग अलग यूनिट्स में लिखी, एक बार मैंने लिखी मीटर में, एक बार मैंने लिखी सेंटीमीटर में। तो जब मैंने मीटर में लिखी तो साथ में पड़ी हुई न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है, 1। जब मैंने सेंटीमीटर में लिखी, किसी और यूनिट्स में लिखी, तो साथ में पड़ी हुई न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, 100। तो क्या रिलेशनशिप दिख रहा है आपको, आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि जैसे जैसे यूनिट बड़ा लेते हैं तो साथ में पड़ी हुई न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जा रही है। यूनिट अगर बड़ा ले रहे हैं, मीटर आपको पता है सेंटीमीटर से बड़ा है ना, मीटर यूनिट सेंटीमीटर से बड़ा है, तो जैसे जैसे यूनिट बड़ा लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती जा रही है। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में बढ़ाता जा रहा हूं, यूनिट छोटा छोटा होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन यूनिट छोटा हो गया। तो यहां से एक कंक्लूजन निकाला मैंने कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसको रिप्रेजेंट करने वाले यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड करता है इनवर्सली। मतलब अगर बड़ा यूनिट लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी, अगर छोटा यूनिट लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी। यानी कि ये दोनों भाई साहब एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, डिमेंशनल एनालिसिस में इस पे बड़े न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसको रिप्रेजेंट किए जाने वाले यूनिट के इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अगर इनवर्सली रिलेटेड है तो हम क्या, मैं इसको लिख सकता हूं एन, यू को इधर ले आता हूं, इज इक्वल टू लेट्स से कांस्टेंट, ठीक है। अगर अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये रिलेशन है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। बड़े न्यूमेरिकल आपसे इसी के ऊपर पूछे जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है, बनी कहां से, इसी चीज को देख लिया करिए और वहां से बन जाएगी ये, ठीक है। देखो लेंथ तो सेम ही रही, ये जो मैंने लिखा है इसको अगर ध्यान से देखो तो ये भी क्या बता रहा है, उसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, यूनिट अलग है। ये भी क्या बता रहा है, उसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो कि 1 मीटर है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और होगी और यूनिट कुछ और होगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग इस तरीके की टेक्निक यूज करते हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फोर्स होती है, जैसे मान लो फोर्स है 1 न्यूटन, जैसे फॉर एग्जांपल आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे भी, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास फोर्स है 1 न्यूटन, ठीक है, और मुझे इसी फोर्स को किसी दूसरे यूनिट में रिप्रेजेंट करना, दूसरा यूनिट एक्चुअली फोर्स का होता है डाइन, ठीक है। तो फोर्स किसी दूसरे यूनिट में हो जाएगी 10⁵ डाइन, ठीक है। ये दूसरा यूनिट है, ये यूनिट है जो यूजली हम यूज करते हैं, ठीक है। ये भी यूज किया जाता है, आगे मैं जब सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करूंगा तब मैं बताऊंगा कि डाइन किस सिस्टम में आता है, ठीक है। बट ध्यान से देखिए, सेम ही फोर्स है, इधर तो क्यू क्यू सेम है, इधर देखिए बड़ा यूनिट लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, छोटा यूनिट लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। सेम रिलेशनशिप यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये हमेशा ट्रू रहेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा उस यूनिट के इनवर्सली रिलेटेड रहेगी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप इस फॉर्मूले को नहीं भूलेंगे, ये जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो याद रखेंगे और इस पे बड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे आगे आने वाले टाइम में इस पे पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कैसे करते हैं ये तो आपको आइडिया लग गया, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के अंदर मैंने एक चीज बोली, यूनिट। अब आगे जो डिस्कशन होगा हमारा उस यूनिट के बारे में होगा कि वो यूनिट कितनी तरह के होते हैं और यूनिट बोलते किसको है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पहली चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस करी, फिजिकल यूनिट। ये बार बार मैं जो बोल रहा था सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, न्यूटन, डाइन, ये क्या है, इनको यूनिट बोला जाता है ना। लेकिन यूनिट होता क्या है, तो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा फिजिकल यूनिट, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है उसको फिजिकल यूनिट बोल दिया जाता है। बट पहले समझो कि फिजिकल यूनिट का डेफिनेशन क्या है। द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी
chosen to measure the physical quantity of the same kind is called physical unit. ठीक है, सिंपली जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है ना, किलोमीटर है, या फोर्स के लिए न्यूटन हो गया, या फोर्स के लिए डाइम, जैसे मैंने अभी बोला था, मास को केजी में मेजर किया जाता है, तो वो एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर, तो वो जो सेंटीमीटर है ना, वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, किसी भी चीज की लेंथ मेजर करोगे तो उस स्टैंडर्ड के मल्टीप्लाई में मेजर करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बार बार इसी का एग्जांपल देता जा रहा हूं, ये मार्कर है, इसकी लेंथ आपने मेजर करी, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो वो जो सेंटीमीटर है ना, वो यूनिट है, उसकी टर्म्स में आप फिर इसकी मेजरमेंट करोगे। ठीक है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है इसने, सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप लेंथ को न्यूटन में लिख दोगे, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 15 न्यूटन है, ये तो कोई बात ही नहीं ना हुई। आप अगर लेंथ मेजर कर रहे हो तो आपको सेम काइंड का यूनिट लेना है, यानी लेंथ हमेशा सेंटीमीटर किलोमीटर के अंदर ही मेजर होती है। ठीक है, तो सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच हो गया, फुट हो गया, ये सारे के सारे फिजिकल यूनिट बोला जाता है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के हिसाब से उनके यूनिट भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फिजिकल यूनिट्स कितनी तरह के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, फिजिकल यूनिट कितनी तरह के होते हैं। फिजिकल यूनिट्स को यूजली फिर से दो कैटेगरी में हम लोग बांट लेते हैं। या तो वो हो सकते हैं भाई साहब फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स, या तो वो हो सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स। ठीक है, या फिर वो हो सकते हैं डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स, डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये बड़े बड़े नाम फिर से दोबारा लिख दिए हैं, पहले मैंने जो फंडामेंटल बोला था, डिराइव्ड बोला था, वो फिजिकल क्वांटिटीज को बोला था। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो और उनको मेजर करने के लिए जो भी यूनिट यूज कर रहे हो उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। और अगर आप किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो और उसको मेजर करने के लिए जो भी यूनिट यूज करोगे वो डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स होंगे। में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, नाम से क्लियर है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया गया वो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किए जाएंगे वो डिराइव्ड फिजिकल यूनिट होंगे। आप जल्दी से पॉज करके ऐसा करिए, इधर इधर वाली कैटेगरी में फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स के 2-3 एग्जांपल लिखिए, या जितने भी आप याद कर सकते हैं, और इस वाली साइड में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के आप एग्जांपल लिखिए कि कौन कौन से डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिखिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। द फिजिकल यूनिट्स विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे फिजिकल यूनिट्स जो किसी एक दूसरे से डिराइव्ड नहीं किए जा सकते, नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू मोर सिंपलर यूनिट, ना ही उनको और सिंपलर यूनिट में रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? तो उन यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो सकते हैं? जैसे मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो किलोग्राम जो हो गया, जो किलोग्राम हो गया वो क्या हो गया? एक फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। ठीक है, उसके बाद जो टाइम है, टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसके यूनिट क्या हो सकते हैं? सेकंड, वो क्या हो गए? फंडामेंटल फिजिकल यूनिट हो गए। एंड सिमिलरली आगे आएंगे, डिराइव्ड को पढ़िए, all other physical units which can be expressed in terms of fundamental units are called derived unit। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट यूज किए जाते हैं वो ना किसी से डिराइव्ड होते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के, उनको हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। ठीक है, which can neither be derived from one another nor they can be further resolved into simpler form। उनको उससे ज्यादा सिंपलर फॉर्म के अंदर हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे यूनिट क्या हो जाएंगे मेरे पास? फंडामेंटल यूनिट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किलोग्राम हो गया, है ना, सेकंड हो गया, है ना, और मीटर हो गया। ठीक है, टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन यूज करते हैं। तो ये वाले जो 3-4 मैंने लिखे हैं, यानी कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के, ये सारे के सारे फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स हो गए। ठीक है, एंड डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर क्या लिख सकता हूं मैं स्पीड के यूनिट लिख देता हूं। स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो स्पीड के यूनिट क्या हो जाएंगे? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन के क्या हो सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा फोर्स,
फोर्स के यूनिट होंगे वो होंगे न्यूटन भी होते हैं, फोर्स के जो यूनिट है वो न्यूटन भी होते हैं। लेकिन अगर फोर्स को इस फॉर्मूले से लिखा जाए F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो यहां से भी तो आप लिख सकते हो, मास के हो गए किलोग्राम, एक्सेलेरेशन के हो गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 2 से 3 एग्जांपल मैंने डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर लिख दिए। ठीक है, क्यों लिखे? क्योंकि ये देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो किलोग्राम आ रहा है मास का यूनिट, ठीक है, सेकंड आ रहा है टाइम का यूनिट, मीटर आ रहा है लेंथ का यूनिट। अब ध्यान से देखो ये तीनों के तीनों क्या है? फंडामेंटल यूनिट। और यही डेफिनेशन कह रही है कि डिराइव्ड यूनिट वो होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जा सके। ठीक है, इसको और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, जो डिराइव किए जा सके फंडामेंटल यूनिट से उनको बोला जाता है डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो यूनिट्स मैंने लिखे थे अभी, मीटर, सेकंड या किलोग्राम लिखा था या फोर्स के न्यूटन लिखे थे, इनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिंपल 1-2 मार्क्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर आता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, कितनी तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है। हम क्या करेंगे, कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उठाएंगे या बाकी की जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनके जो यूनिट्स हैं उनका एक सेट बना लेंगे। बात को समझो, सिंपल। जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और उनसे डिराइव हुई जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, सभी के जो यूनिट्स होंगे उनका एक सेट बना लेंगे और उस सेट को हम लोग बोल देंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ध्यान से देखिए, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, ध्यान से देखिए, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities। ध्यान से देखिए, which is used to measure all kinds of fundamental and derived physical quantities। ठीक है, ये आपने खुद ने सेट बनाना, ये ह्यूमंस के ऊपर होता है कि हम लोग क्या करें, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको हम ऐसे 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 मेजर करेंगे, इनका एक सेट बना लिया, फिर इनसे जो डिराइव्ड होंगी उनके भी जो यूनिट होंगे वो इन्हीं की टर्म्स में लिखे जाएंगे और सबका एक कंप्लीट सेट बना लेंगे। उस सेट को बोल देंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे दिमाग में आया कि मैं मास को मेजर करना चाहता हूं केजी में, ठीक है, लेंथ को मेजर करना चाहता हूं मैं मीटर में, ठीक है, टाइम को मैं मेजर करना चाहता हूं सेकंड में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट जो बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिक करंट को मान लो मैंने एम्पियर में मेजर किया, एम्पियर में ही मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसे और भी बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको भी लिखा जा सकता है। 4 फिजिकल क्वांटिटीज ये होगी, 3 और फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि फंडामेंटल है वो, प्लस इनसे जो डिराइव्ड होंगी सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को भी ऐसे इकट्ठा करके उसका मान लो एक सेट बना लिया मैंने, प्रॉपर टेबल बना लिया, तो मैं बोलूंगा वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया। अब कोई दूसरा बंदा आया, उसने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मुझे अपना एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाना है। तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो मास को ग्राम में मेजर करे, हो सकता है वो लेंथ को बोले मैं तो सेंटीमीटर में मेजर करूंगा, हो सकता है कि वो बोले टाइम को मैं सेकंड में नहीं मेजर करूंगा, मैं तो इसको आवर्स में मेजर करूंगा। ठीक है, और हो सकता है कि वो करंट को बोले मैं एम्पियर में मेजर नहीं करूंगा, मैं तो किसी और यूनिट में मेजर करूंगा इसको। ठीक है, तो ये डिपेंड कर सकता है, वो बोले कि मैं कूलम या उसका कोई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लेके उससे मेजर करूंगा। ठीक है, वो उसके ऊपर है, तो उसका फिर अलग से एक सेट बन जाएगा, वो बोलेगा ये मेरा सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये ह्यूमंस के ऊपर होते हैं। आपने हिस्ट्री में देखा भी है कि फ्रेंच का एक सिस्टम ऑफ यूनिट था, ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ब्रिटिशर्स ने अपना एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना रखा है। आप ये चीज़ देखते भी हैं ना कि हमारी कंट्री में जो डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो किलोमीटर्स में मेजर किए जाते हैं। हम बोलते हैं यहाँ से बठिंडा इतनी दूर है, यहाँ से चंडीगढ़ इतनी दूर है, इस तरीके की भाषा का हम प्रयोग करते हैं ना। लेकिन फॉरेन में जब आप कोई फॉरेन मूवी देखते हो हॉलीवुड की, तो उसमें वो वर्ड यूज करते हैं माइल्स, वो किलोमीटर यूज नहीं करते, वो क्या यूज करते हैं, माइल्स वर्ड यूज करते हैं। या फिर वजन के लिए भी हम बोलते हैं हमारा वजन इतने केजी है, तो वो बोलते हैं पाउंड्स। तो यानी उनका एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो वजन को पाउंड में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, केजी में मेजर कर रहे हैं। हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं किलोमीटर में, हो सकता है वो माइल्स में मेजर करते हैं, और करते भी हमने उनकी भाषा में देखा भी है प्रयोग होता हुआ। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने या बाकी फॉरेन के लोगों ने अपना एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना लिया, इंडियंस ने अपना एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना लिया, तो ये अलग अलग जो सेट बना लेते हैं सभी फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, सिंपल सी बात है।
7 फिजिकल क्वांटिटीज के लिए सेट बनाना है, बाकी तो उसी से ड्राइव होने वाली हैं। तो जो आपने सातों के लिए बनाया, बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज भी तो उसी बनेंगी, है ना? सिंपल सी चीज है, ठीक है? तो इनको बोल देते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है? यहां तक क्लियर है? में कोई डाउट आपको? सिस्टम ऑफ यूनिट क्लियर है? सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या? आगे जो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट कितनी तरह के होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितनी तरह के होते हैं, है ना? और एक वहां पे अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ भी रहा होगा कि जब ये इतनी सारी रिसर्च होती है तो फिर ये एक दूसरे के साथ मैच कैसे होता है? तो उसके लिए फिर एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें ही हम लोग सभी लोग काम करते हैं, जितने भी फिजिसिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर हैं, ठीक है? सभी कंट्रीज अगर अपना अलग अलग बना लेंगी, मान लो ब्रिटिशर्स ने कोई रिसर्च पेपर निकाला, उन्होंने मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स निकाली, उन्होंने बोला हम तो डाइन में मेजर करते हैं, वही पेपर मान लो इंडिया का कोई रिसर्चर पढ़ रहा है, ठीक है? तो वो बोलेगा मैं तो फोर्स को न्यूटन में पढ़ता हूँ, तो उसको वो कन्वर्जन लगा के थोड़ा सा अपनी भाषा में उनको दिक्कत आएगी, ठीक है? तो उस चीज को थोड़ा सा इक्वलाइज करने के लिए कि बिल्कुल सिमेट्री सी बनी रहे, उसके लिए हमने क्या कहा कि सभी साइंटिस्ट ने इकट्ठे होके एक अलग से एक सिस्टम ऑफ यूनिट बताया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है? तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग उसकी भी बात करेंगे। होपफुली ये क्लास आपको समझ आई होगी, ठीक है? जो भी आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू सो मच।